आज कामयाबी के साथ अब्दाली वेपन सिस्टम का तरबियती तजुर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक ये ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है जो कि 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। एक के बाद एक पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। चाइना के बाद तुर्की ने भी पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया है, जबकि बांग्लादेश भी दूसरी तरफ तैयार है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो फिर बांग्लादेश भी 7 रियासतों पर फौरी हमलावर हो सकता है। इसी पर बात करेंगे। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। मसूद साहब थैंक यू सो मच। जबकि एजाज अहमद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मसूद खान साहब सबसे पहले आप ही से मैं पूछ लेती हूँ, एक के बाद एक मैं पूछ लूँ। मसूद साहब, आज अब्दाली का जो तजर्बा किया है हमने 450 किलोमीटर की रेंज का लैंड टू लैंड जो ज़मीन से ज़मीन का मिसाइल है, इस वॉर टाइम में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इंडिया के कितने शहर इस मिसाइल के निशाने पे आ गए? लोग पूछ रहे हैं लाहौर से दिल्ली निशाने पे आ गया या हम अहमदाबाद हमारे निशाने पे आ गया, रन ऑफ कच्छ से कितने शहर हैं जो अब्दाली से निशाने पर आ गए? बहुत शुक्रिया। देखें सौवर्दी साहब, थोड़े से इसका बैकग्राउंड बता दूं कि अहमद शाह अब्दाली ने जब मुसलमानों पे मज़ालिम हो रहे थे, मराठे मज़ालिम कर रहे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की अहमद शाह अब्दाली से कि आके हमारी मदद करे। सो अहमद शाह अब्दाली वो वहां से आए एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई और उसमें ही डिफीटेड मराठों को शिकस्त दी। विश्वास राव थे और उसके दैट्स वाई इसका बैकग्राउंड ये है, इसका नाम अब्दाली रखा गया क्योंकि उन्होंने शिकस्त मराठों को दी थी वहां पे। और दूसरा देखें, इस एक्सरसाइज का नाम रखा इंडस, तो इसका मैसेज भी इंडिया को है, अगर इंडस में कुछ करते हैं तो यही अब्दाली आएगा मिसाइल और वहां पे आके आपको लगेगा। दैट इज वन थिंग। और बाकी रही बात कि ये 450 किलोमीटर का रेंज है, लेकिन हमारे पास आर्सेनल में वी हैव डिफरेंट वेरिंग रेंज ऑफ वेपन्स। सबसे छोटा जो मिसाइल जिसको कह रहे हैं कि क्रूज मिसाइल जो है वो आपका हमारा नसर है, विच इज 60 to 100 किलोमीटर के रेंज का है। और इसके बाद से वो आगे फिर हमारी ये रेंज बढ़ते जाते हैं और इसके बाद आपका लास्ट में आता है शाहीन। तो शाहीन जो है 2750 किलोमीटर की रेंज है। तो इसका मतलब ये है कि व्हाट टू टॉक ऑफ दिल्ली अहमदाबाद, हम कलकत्ते तक ये स्ट्राइक कर सकते हैं। सो दैट इज द कैपेबिलिटी आपकी मिसाइल फोर्स की है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, आपके तीनों सर्विसेज जो हैं ये वेपन्स यूज कर सकते हैं और ये वेपन्स जो है ये मिसाइल से दे कैन कैरी कन्वेंशनल एज वेल एज कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वारहेड को कैरी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास अबाबील हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें MIRV वाले टेक्नोलॉजी है कि इसमें मल्टीपल टारगेट्स को एक ही मिसाइल से आप वहां से ये एक लॉन्चर से निकल सकते हैं एंड मल्टीपल टारगेट्स को आप हिट कर सकते हैं। सो दैट इज द कैपेबिलिटी। इससे हमने मैसेज भी दिया है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी था और लेकिन अब भी उनको दिया है कि अभी भी आप जब कुछ पंगा लेने की कोशिश करेंगे तो वी हैव द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक एनीवेयर इन इंडिया। इसका इम्पैक्ट ये होगा, इट विल हैव डिमोरलाइजिंग इफेक्ट है और पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी से वी कैन कैरी आउट पैरालिसिस इंडिया के अंदर। तो दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी। एजाज साहब, UN सिक्योरिटी काउंसिल के एक नए इजलास की बात हो रही है। एक UN सिक्योरिटी काउंसिल के एक इजलास में हमने एक करारदाद तो देख ली जिसमें मजम्मत भी आ गई, लेकिन उसमें रेजिस्टेंट फ्रंट का नाम नहीं था, लेकिन वाकई की मजम्मत आ गई, इज़हार यकजहती हो गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक और इजलास ये पहलगाम पे बुलाया जा सकता है। ये दूसरे इजलास का क्या एजेंडा होगा? सैंक्शंस होंगी, किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर करना है? क्योंकि हमने पहले देखा कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों से हाफिज सईद वगैरह को टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया। तो अब इंडिया ऐसे कुछ और नाम चाहता है जो टेररिस्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। नए इजलास का क्या एजेंडा होगा जब एक इजलास हो गया है? मुझे नहीं इल्म के उसका एजेंडा क्या है, लेकिन ये तो हिंदुस्तान के लिए ज़्यादा मुश्किल मरहला होगा क्योंकि वहाँ पे जितने भी मंदूबीन हैं वो पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या एविडेंस है जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पहलगाम अटैक के बाद। जी, अगर एविडेंस नहीं है तो दूसरी सैंक्शंस वगैरह क्या किसी पे लगानी है?
वैसे ही वो जो थी उनकी बने हुए अरेंजमेंट्स हैं, 1373 की मॉनिटरिंग टीम है वो आती रही है पाकिस्तान में और बड़ा मुतमईन थी वो पाकिस्तान के इक़दामात से। FATF की टीम्स आती रही हैं, तो पाकिस्तान की तरफ कोई खतरा नहीं है। हिंदुस्तान को अलबत्ता जवाबदही करनी होगी कि आपने किस बुनियाद पर इल्ज़ाम लगाया। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान है, वहाँ चीन है, दूसरे ममालिक हैं, वो भी उनसे पूछना चाहेंगे कि जनाब आपने इल्ज़ाम, अभी तो आप देखिए किसी भी मुल्क में, इवन अमेरिका जस का झुकाव हिंदुस्तान की तरफ है क्योंकि वो चीन के खिलाफ उनका पार्टनर है, उसने भी जो उस तरह का बयान नहीं दिया कि वो जैसे पाकिस्तान के ऊपर वो भी इल्ज़ाम लगा रहा हो, तो इस दफ़ा है कोई नहीं। और ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए ये एक दफ़ा एक यानी जिसे कहते हैं ना कि रॉन्ग फुट पे आ गया हिंदुस्तान, बगैर सोचे समझे इल्ज़ाम लगा दिया और अब उनको खुद भी समझ नहीं आ रही है। आज कितने दिन हो गए, 22 तारीख को हुआ था, आज 3 मई है, तो कोई सबूत सामने नहीं रख सके ना, कोई नहीं है, कोई सबूत नहीं आ रहा। और बेचारे वहाँ पे भी, मैं ये BBC की रिपोर्ट ही देख रहा था जब आपका फोन आया इस पे, कि वो निहत्ते जो मासूम कश्मीरी हैं जुल्म कर रहे हैं, घर घर गिरा रहे हैं इस शक की बुनियाद पर कि जी आपके घर का कोई लड़का हो सकता है मिलिटेंट। तो इस तरह तो और नफरत बढ़ेगी। पहले ही नफरत बहुत बढ़ गई है कश्मीर में क्योंकि इन्होंने उनकी जो आइडेंटिटी है वो छीन ली है। अब वहाँ पे कोई एक और मैं इंटरव्यू में सुन रहा था कि जो कहीं 47 में पाकिस्तान से उस तरफ आ गए, मकबूजा कश्मीर में आ गए, उनके अब आगे से बच्चों के बच्चे पैदा हो गए, उनको कह रहे हैं कि अब आप यहाँ के नहीं, आप जाएं यहाँ से, भेज चुके। तो इस तरह के जी अब इस तरह के जब आप जुल्म करेंगे तो नफरत बढ़ेगी मजीद। ये बात इनको समझ नहीं आ रही कि 78 साल से कश्मीरियों ने हिंदुस्तान का कब्जा कबूल नहीं किया है। अब ये पाकिस्तान का जो ये झगड़ा कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर उस मसले से तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने ढक से इधर कर दिया, क्योंकि ये तो दावा कर रहे थे ना मोदी साहब कि जी मैंने देखे कश्मीर का सारा वो मसला हल कर दिया जो कोई हिंदुस्तानी लीडर नहीं कर सका, मैंने उनकी शनाख्त ख़त्म कर दी है, मैंने उनकी स्टेटहुड ख़त्म कर दी है और मैं दूसरे लोगों को ला के यहाँ आबाद करूँगा तो ये उनकी मुस्लिम अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हिंदुस्तान नवाज कश्मीरी भी खिलाफ हो गए उनके। अच्छा, तो इस वक्त उनके जी अपनी आवाज़ उनके खिलाफ आके खड़ी हो गई, नो डाउट। आज जब अब्दाली का तजर्बा हुआ है तो इंडिया मीडिया में खबर आई कि भारत ने V-SHORAJ मिसाइल खरीदने का ऑर्डर दे दिया है विद नाइट विजन और सारा V-SHORAJ। ये मिसाइल्स इन कंपैरिजन टू अब्दाली हैं या ये डिफरेंट मिसाइल्स हैं जो भारत खरीदने जा रहा है V-SHORAJ? ये देखिए एडिशनल अभी मांग रहे हैं कि जो अपनी जो इन्वेंट्री में है, जो ब्राह्मोस है और इसके बाद अग्नि है, त्रिशूल है, अर्जुन है, जो अभी ये यूज कर रहे हैं, ब्राह्मोस पे ज्यादा ये रिलाई करते हैं जबकि अग्नि इंटरकॉन्टिनेंटल है। लेकिन ये बाहर से लेके अपने आप को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक और लेटर लीक हुआ है जिसमें इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लेटर लिखा है कि हमारे पास जहाज भी नहीं है, फलानी भी नहीं, हेलीकॉप्टर भी कम है, तो इनको हमें प्रोवाइड किया जाए। एक और लेटर लीक हुआ है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उनके हैं जनरल उपेंद्रा ने चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज को लिखा है कि जी आपने जिस तरीके से पोस्टिंग्स की है और जो हलचल मचाई है विद इन द इंडियन आर्म फोर्सेज, इससे गलत इंप्रेशन पड़ रहा है, इसको आप सोचें, इसको तो रीलुक करें। तो ये हालात है कि इंडिया में एक अफरा तफरी मची हुई है। जिस तरह आप देखें ना, सुचिंदर कुमार जो कमांडर नॉर्थ है उसके साथ क्या हुआ, एयर मार्शल सुजीत जो थे उस पर ये इल्ज़ाम लगा कि जो 4 राफेल आए थे और वो उनको मॉनिटर कर रहे थे, तो इसके बाद ही सेट के पायलट्स की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी और जब उनके कम्युनिकेशन जैम हुआ तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू अंबाला वो श्रीनगर भाग गए थे। और इसके बाद जो चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस है, डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस राणा उसका पूरा नाम तो मैं भूल गया, राणा साहब थे, उनको भी वहां से रिमूव करके कमांड उसके चेंज करके निकोबार अंडमान भेज दिया है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक इंटरनल डीप क्राइसिस है, अनरेस्ट है और इसके बाद डिस्ट्रस्ट है। और देखिए जिस तरह 2 यूनिटें आपस में लड़ी, 185 BSF और 36 लाइट इन्फेंट्री के आपस में फायरिंग हुई, 5 सिख मारे गए। तो इस हालात में जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है तो अफरा तफरी का माहौल है, तो इसका मतलब ये है डीमोरलाइजिंग इफेक्ट जाता है वो नीचे कमांड एंड कंट्रोल में।
تو ان حالات میں اور پھر آج دیکھیں کہ جو کل ڈینیل مارکی کا انٹرویو تھا کرن تھاپر، تو انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اس طرح کی جنگوں میں نمبر 1 ہے، آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ، انہوں نے یہ بھی کہا 2019 میں بھی پاکستان جیتا تھا، یہ انڈینز بھی مانتے ہیں، اور انہوں نے کہا اگر آپ کنونشنل وار پہ جائیں گے تو چائنا ابھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور چائنا والا